नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक पल के लिए सोचिए, पृथ्वी पर मौजूद इस विशाल अनगिनत जीवन को हम आखिर व्यवस्थित कैसे करते हैं। सदियों से इस बायोलॉजिकल फाइलिंग सिस्टम में कैसे कैसे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही साधारण नजरिए से शुरू होकर आज के बेहद जटिल वैज्ञानिक तरीकों तक का ये सफर सच में कमाल का रहा है। अब प्राकृतिक दुनिया को समझना है तो जाहिर सी बात है, इंसानों को हमेशा से इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन इन कैटेगरीज को बनाने के जो नियम है ना, वो लगातार अपग्रेड होते रहे हैं। मतलब ये एक तरह की कभी न खत्म होने वाली विशाल पजल है। तो आज का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे सॉर्टिंग बाय साइट, यानी देखने के आधार पर वर्गीकरण से। फिर हम द टू किंगडम प्रॉब्लम और नए क्राइटेरिया की जरूरत पर बात करेंगे। उसके बाद द 5 किंगडम सॉल्यूशन को समझेंगे और आखिर में द फाइलोजेनेटिक फ्यूचर पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं भाग 1 पर, सॉर्टिंग बाय साइट। जीवों को छांटने के जो सबसे शुरुआती एकदम बेसिक तरीके थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो शुरुआती सभ्यताओं ने कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं लगाया। उन्होंने जीवों को बस अपनी जरूरत के हिसाब से बांटा। भोजन, कपड़ा और मकान के लिए जो काम का है उसे अलग रखो। इसके बाद अरस्तु जैसे शुरुआती वैज्ञानिकों ने थोड़ा और लॉजिक लगाया और जीवों के बाहरी रूप, रंग और दिखावट का इस्तेमाल करना शुरू किया। अरस्तु का ये तरीका अपने समय के हिसाब से तो एक बेहतरीन शुरुआत थी। उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ मॉर्फोलॉजी, यानी जो बाहर से दिख रहा है, उस पर भरोसा किया। पौधों को बस पेड़, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में बांट दिया और जानवरों को बस इस बात पर कि उनमें लाल खून है या नहीं। है ना कितना सिंपल तरीका। बस देखा और आसानी से पहचाने जाने वाले बॉक्सों में डाल दिया। लेकिन भाई, विज्ञान तो आगे बढ़ रहा था। तो आते हैं भाग 2 पर, द टू किंगडम प्रॉब्लम। माइक्रोस्कोपिक दुनिया की नई खोजों के आगे ये पुराना सिस्टम कैसे चरमराने लगा, आइए देखते हैं। काफी लंबे समय तक पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड तरीका लिनियस का टू किंगडम सिस्टम ही था। इसने धरती के सारे जीवन को सख्ती से बस 2 ही हिस्सों में बांट दिया था, प्लांटे यानी पौधे और एनिमेलिया यानी जानवर। समझने में तो ये बहुत आसान था, लेकिन सच कहूं तो आगे चलकर ये अविश्वसनीय रूप से लिमिटेड साबित हुआ। सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि इस सिंपल से सिस्टम ने बड़े बड़े बायोलॉजिकल विरोधाभास पैदा कर दिए। उदाहरण के लिए प्लांट किंगडम को ही ले लीजिए। इसमें बिना न्यूक्लियस वाले सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को बहुत ही जटिल यूकैरियोटिक जीवों के साथ एक ही ग्रुप में रख दिया गया। और तो और अपना खाना खुद न बना पाने वाली फंगी को हरे शैवाल के साथ एक ही टोकरी में डाल दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों में सेल वॉल थी। मतलब ये तो बिल्कुल बेतुका था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों का ऑब्जर्वेशन बेहतर हुआ, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया कि जीवों की एक बहुत बड़ी संख्या इस रिजिड 2 दराज वाले फाइलिंग कैबिनेट में फिट ही नहीं बैठती। ये पुराना सिस्टम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों और अपना खाना खुद बनाने वाले और दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीवों के बीच का अंतर बताने में पूरी तरह से फेल हो गया। इन गहरी कमियों को देखते हुए विज्ञान जगत को समझ आ गया कि एक बड़े ओवरहॉल की जरूरत है। भाग 3, नए क्राइटेरिया की जरूरत। अब हमें और गहराई में जाना था। अब टैक्सोनॉमी को सिर्फ सतह के लेवल वाली दिखावट से आगे बढ़ना ही था। जीवों की गहरी माइक्रोस्कोपिक और फंक्शनल हकीकत को समझना बहुत जरूरी हो गया था। अब वर्गीकरण के नए आधार क्या बने? सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर, न्यूट्रिशन का तरीका, रहने की जगह, रिप्रोडक्शन के तरीके और सबसे जरूरी बात, उनके एवोल्यूशनरी रिश्ते। और यहीं से हमारा अल्टीमेट गोल शिफ्ट हुआ एक फाइलोजेनेटिक अप्रोच की तरफ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब नई कैटेगरीज सिर्फ बाहरी समानता पर नहीं, बल्कि जीवन के असली इवोल्यूशनरी फैमिली ट्री पर आधारित होंगी। मतलब कौन किससे इवॉल्व हुआ, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी था। बेहतर क्राइटेरिया की इसी तलाश ने जन्म दिया 20वीं सदी के मध्य के एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को। भाग 4, द 5 किंगडम सॉल्यूशन। साल 1969 आर.एच. विटेकर ने एक बहुत ही डिटेल्ड और न्यूआंस्ड सिस्टम पेश किया। इसे कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें जीवन को 5 अलग अलग किंगडम में बांटा गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ये वाकई में बायोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन नए किंगडम्स को कितनी सख्ती से और जटिल क्राइटेरिया पर डिफाइन किया गया था। सेल का प्रकार क्या है, सेल वॉल कैसी है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये सब अब वर्गीकरण का मेन बेस बन गए थे। पुराने सिस्टम की तुलना में ये ज्ञान की एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। अब इस नए सिस्टम का फायदा क्या हुआ?
देखिए सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को, जैसे कि ये अलग अलग शेप वाले बेहद कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म वाले बैक्टीरिया जो पहले बेतरतीब ढंग से बटे हुए थे, इन्हें आखिरकार एक साथ ग्रुप कर दिया गया और किंगडम मोनेरा का इकलौता सदस्य बना दिया गया। और उनका क्या, जो पौधे और जानवर के बीच में कहीं अजीब तरह से फंसे हुए थे? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, पैरामीशियम जैसे जीवों को भी आखिरकार किंगडम प्रोटिस्टा के रूप में अपना सही और पक्का घर मिल गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। फंगी या कवक को पूरी तरह से पौधों से अलग कर दिया गया और एक अलग किंगडम का दर्जा दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और वो मरे हुए पदार्थों से अपना खाना लेते हैं। इससे यह साबित हो गया कि वो पौधों से तो फंडामेंटली बिल्कुल ही अलग हैं। विटेकर का सिस्टम भले ही क्रांतिकारी था, लेकिन आप तो जानते ही हैं, विज्ञान में नई खोजें कभी खत्म नहीं होती। भाग 5, द फाइलोजेनेटिक फ्यूचर। विज्ञान कभी एक जगह रुकता नहीं है। जैसे जैसे हमारी समझ एवोल्यूशनरी रिश्तों के बारे में और गहरी होती जाएगी, हमारे ये बायोलॉजिकल फाइलिंग सिस्टम भी लगातार बदलते और अडेप्ट होते रहेंगे। आज का वर्गीकरण कोई आखिरी लकीर नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाली खोज का एक हिस्सा है। विज्ञान के नए मोर्चे पहले से ही एक 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो किंगडम मोनेरो को भी आगे बांटता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नया वर्गीकरण जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन्स ऑफ लाइफ के बारे में कुछ ऐसे राज खोलेगा जो अब तक हमसे पूरी तरह से छुपे थे? क्या हम जीवन की शुरुआत को एक नए नजरिए से देखने वाले हैं? खैर, ये सोचने लायक एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस बायोलॉजिकल सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।